अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने की बात भी कर रही है, उसके साथ साथ हुकूमत से मुज़ाकरात की आवाज़ें भी आ रही हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिज़र्व सीटों का जो जजमेंट आई थी उसके बाद मखसूस सीटें हुक्मरान इत्तेहाद के माबैन बांटनी शुरू कर दी हैं। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कुछ मज़ीद खबरें, कोशिश होगी कि उसके हवाले से भी अपने मेहमानों से बात करें। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें। ये पंजाब के शहर शेखुपुरा की वीडियो है। एक खातून लेस्को के ऑफिस गई थी, उनका बिल आया था, वो उस बिल को ठीक करवाने गई। जब वहाँ पे उन्होंने अमले से बात की, अमला इतना नाराज़ हुआ कि उनको घसीट के ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा है। ये पंजाब की सूरत हाल है। ये वही पंजाब है जिसमें इलेक्शन से पहले इस वक्त की जो वज़ीर आला हैं उन्होंने किस किस्म के वादे किए थे, और जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो बिजली के बिलों के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से क्या कुछ कहता रहा, जरा सुनिएगा। जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त। अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। जी, आपने सुना कि किस किस्म के वादे किए जा रहे थे। ये जो दो सियासी शाही खानदान हैं, इनके बच्चे कौम को बता रहे थे कि 200 यूनिट तक बिजली आपको फ्री मिलेगी। मरियम बीबी ने तो ये भी कहा कि हमजा साहब ने कहा था कि जब आप जाएंगे बिल देने जाएंगे, आगे से आपको बताया जाएगा कि हुकूमत पंजाब ने आपका बिल अदा कर दिया है। शायद वो खातून कल गई थी, फिर आगे से उसको पता चला, बताया गया कि कैसे बिल अदा किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप पंजाब की हद तक देखें, हर जगह पे आपको लगता ऐसे है कि जैसे कोई ज़ाती तशहीर चल रही है। अपनी हुकूमत ऐसे है कि जैसे ये कोई ख़ानदानी हुकूमत है, इसमें कोई सरकार का पैसा नहीं लग रहा, इसमें आवाम का कोई पैसा नहीं लग रहा। किसी मंसूबे का आप जिक्र कर लें, किसी अस्पताल का जिक्र कर लें, हर चीज़ को अपने नाम से, अपने ख़ानदान के नाम से मंसूब किया जा रहा है। मरियम बीबी ने मुख्तलिफ जो यहाँ पे इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर क्या कुछ कहा, ज़रा सुनिएगा। मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉस्पिटल, जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, जो हम 150 BHUs को मरियम नवाज क्लिनिक्स में तब्दील करने जा रहे हैं। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हर अस्पताल, हर दूसरे अस्पताल का नाम या मरियम नवाज क्लिनिक्स, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी या नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट। क्या ये कोई ज़ाती पैसा है कि अपने नाम से हर चीज़ को मंसूब किया जा रहा है? फिर पिछले दिनों वो कंट्रोवर्सी भी चली कि जना इंस्टीट्यूट का नाम तब्दील करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट रख दिया गया। एक वज़ीर कहती हैं कि नहीं जनाब ऐसा नहीं हुआ, दूसरे वज़ीर जियो न्यूज़ को बात करते हुए कन्फर्म करते हैं कि ऐसा हुआ है। तो ये पैसा तो आवाम का पैसा है। कोई, जब आपको याद होगा कि हम अक्सर इस किस्म की स्टोरीज पढ़ते थे कि माजी के अंदर कोई ऐसा बादशाह गुजरा है, कोई ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं कि रियाया भूखी मर रही होती थी, लेकिन वो बड़े बड़े महल बिल्ड कर रहे होते थे। किसी के लिए ताजमहल बनाया जा रहा होता था, किसी के लिए क्या बनाया जा रहा होता था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी कोई इसी किस्म की सूरत हाल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 45% आबादी आपकी गुर्बत की शरह से नीचे जा चुकी है। 2 वक्त की रोटी भी उनको मुनासिब तरीके से मुयस्सर नहीं है। लेकिन इनके छोटे छोटे इलाज भी मुल्क से बाहर होते हैं, ये सरकारी तैयारों में बैठ के जाते हैं। फिर आप इनका प्रोटोकॉल देखें। आज भी मरियम बीबी मरी गई हुई थी। अगेन वहाँ से एक वीडियो आई कि वहाँ पे अमले को खड़ा करके मरियम नवाज साहिबा को हाथ भी हिलवाए गए और शुक्रिया भी अदा किया गया। सफाई के अमले को खड़ा करके कहा जा रहा है कि हाथ हिलाएं और कहें शुक्रिया मरियम नवाज। ऐसे भी आप अगर मरी की तरफ जाएं, रास्ते में जो रेडी आती है, जो चीज़ आती है, आपको हर चीज़ के ऊपर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नजर आएगी। तो भाई पैसा ये पाकिस्तान की आवाम का है। आवाम को क्या मिल रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि आज आवाम की हालत ये है कि जिनको बिलावल साहब ने, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने, मरियम नवाज साहिबा ने, हमजा शहबाज साहब बता रहे थे जिनको कि भाई ये सारे बिल्स तो आपके आएंगे ही नहीं, ये बिजली आपको फ्री मिलेगी। आज उनको दफ्तरों में घसीटा जा रहा है और ये अपने नाम के ऊपर मंसूबे बना रहे हैं।
एनीवे ये मामला तो इसी तरह चलता रहेगा, हम इसके ऊपर जिक्र करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत वक्त जो है उनकी जो मर्जी होगी उन्होंने वही करना है, क्योंकि मैंडेट बहुत बड़ा है। इलेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको वोट दिया हुआ है। वो अवाम जो 45% जो है अब गुर्बत का शिकार हो चुकी है, उनके मैंडेट से ये बैठे हुए हैं, तो जो मर्जी करते रहें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से और पूछेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फैसले किए। एक तहरीक की भी बात हो रही है, इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात की बात होती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। कुछ दीगर लीडरान ये कहते हैं कि हुकूमत से भी बात हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज जो ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसके बाद आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या कोई हतमी फैसला किया गया है सर तहरीक के हवाले से, जिस तहरीक का जिक्र गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने भी किया? जी बिल्कुल, देखिए तहरीक ज़रूर चलेगी और ये मुहर्रम के फ़ौरन बाद हम अपनी जो बाकायदा जद्दोजहद है उसका आगाज़ कर देंगे। वो अब भी है। देखिए हम हर सतह पे इस वक्त भी लड़ रहे हैं। ये तहरीक कोई एक रोज़ा तहरीक तो नहीं होनी, हमने कोई एक दिन का मार्का नहीं करना, ये एक मुसलसल अमल होगा जो जारी होगा और हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे और हम को ये बावर कराएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत को कुचलना दबाना मुमकिन नहीं है और आप देखेंगे कि फतह हमारा मुकद्दर होगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी शहर पे हमला कर दें, हमारी आवाज़ पूरे मुल्क में गूंजेगी और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से गूंजेगी और वाशगाफ अल्फाज में जो हमारा नज़रिया है, इमरान खान का नज़रिया है, हम अब बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि हक है वो इलेक्शन लूटे, अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करे, वैसाखियों की बुनियाद पर लोगों को खड़ा करे, 17 सीटों वाली जमातों को हुकूमत दे दे, अदलिया को मगलूब करे। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई है जो 8 तिहाइयों से इस मुल्क में लड़ी जा रही है और अब हम फतह के बहुत करीब हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये अमल जारी रहेगा और हम फतह पाएंगे। अच्छा सर, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है और सीटें भी बांटी जा रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि JUIF को भी सीटें मिलेंगी। उनके साथ भी मिल के तहरीक चलाने के हवाले से आवाज़ें आती रहीं तहरीक इंसाफ के अंदर से। तो एक ऐसी जमात जो आपके बकौल आपकी मखसूस नशिस्तें लेती है, तो क्या उनके साथ मुस्तकबिल में किसी किस्म का अलायंस हो सकता है? देखिए ये बदकिस्मती की बात है जो सूरत हाल सामने आई है और मैं समझता हूँ JUI ने अगर कोई जद्दोजहद करनी थी आइन के लिए, कानून के लिए, तो कुछ देर कर दी। लेकिन अभी भी बिल्कुल ये मुमकिन है कि कोई भी जमात अगर आइन की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, तो हम बिल्कुल उसकी बात सुन सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की, हम हर एक की तरफ हाथ बढ़ाएंगे जो वाक़तन जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए हमारे साथ चलना चाहता है। लेकिन देखते हैं कि उनका क्या रवैया होता है। अच्छा सर, आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सारी लीडरशिप भी बैठी हुई थी, इख्तलाफात की बात भी हुई, लेकिन एक मैसेज आया वहां से और सरप्राइजिंगली मीडिया ने भी लाइव आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दिखाई। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज लाइव दिखाई जाएगी? देखिए मुझे ये नहीं पता कि ये फैसले कौन करता है कि लाइव दिखानी है नहीं दिखानी। हमने अपनी बात की और ये प्रोपेगेंडा था पार्टी के खिलाफ के बहुत इंतशार है, पार्टी के अंदर कोई बहुत लड़ाई है, डिसरे है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गुफ्तगू होती रहती है, एक जिंदा पार्टी है, उसमें लोगों के अपने अपने नुक्ता नज़र हैं, लेकिन हम इमरान खान के पीछे मुत्तहिद हैं। हम पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, इंसाफ और अदलिया की आज़ादी के लिए हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं। तो तमाम गुफ्तगू जो थी वो बेमानी थी और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आपको एक मुत्तहिद पार्टी पाकिस्तान में अवाम की जंग लड़ती हुई नजर आएगी। अच्छा सर, ये जो सारा निज़ाम चल रहा है जिसके हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब आप लोग भी इस निज़ाम का हिस्सा हैं। एक सोच ये भी है कि क्या आप लोगों को कौमी असम्बली में बैठना चाहिए, उस जुडिशल कमीशन में बैठना चाहिए जहाँ पे इस किस्म की तैनातियाँ होती हैं? क्या कभी इस चीज़ के ऊपर मुशावरत हुई कि हम कौन से पुल आउट कर जाएं इलेक्शन के? इस हवाले से जी प्लीज़। देखिए इस हवाले से गुफ्तगू होती है। अभी जो इस फॉर्म 47 हुकूमत ने बजट पेश किया वफाकी सतह पे, उसकी भरपूर मुज़ाहमत हमने की और हम समझते हैं कि हमारी मुज़ाहमत की वजह से शायद पाकिस्तान की आवाम का कुछ भला हो गया हो। अगरचे ये तमाम निज़ाम पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ है, ये अशराफिया का निज़ाम है और 8 तिहाइयों से यही निज़ाम है अपने इर्द गिर्द उनको इकट्ठा करती है जो उसके रहीन रहें
और पाकिस्तान के अवाम को बाहर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि निज़ाम के साथ हम टकराएंगे भी, लेकिन निज़ाम के अंदर रहकर भी हम मुज़ाहमत कर सकते हैं। और जिस दिन ये हम बेहतर समझेंगे, इमरान खान साहब से मुशावरत होगी कि हम इस निज़ाम का हिस्सा ना रहें, तो एक लम्हा हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम निज़ाम से बाहर आ जाएंगे। अच्छा सर, ये रिजर्व सीट्स वाला फैसला आपको मिला है जिसके ऊपर 12 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दस्तखत हों, इसलिए कि खत लिखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी, कोई ऐसा फैसला नहीं है जिस पे 12 जज साहिबान के दस्तखत हों। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए ज़रूरी होता है कि पूरा बेंच जो है उस ऑर्डर को माने और कहे कि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। हमें जो फैसला मिला है उस पे सिर्फ 10 जज साहिबान के दस्तखत हैं और ये एक 12 रुकनी बेंच है जिसने 13 रुकनी बेंच के फैसले को रिव्यू किया है। तो जिस हवाले से भी देखा जाए, ये तमाम सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। इस फैसले के हवाले से सवालिया निशान बिल्कुल उठता है। हमारी नज़र में ये तमाम मामला जिस तरह चला, जिस तरह इस बेंच की तश्कील हुई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामले को सुना गया, हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसको नहीं सुना गया, 10 माह तक वो मामला पड़ा रहा और उसके बाद तमाम सीटें छीन ली गईं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम का शाखसाना है। जो सिविलियंस की ट्रायल फौजी अदालतों में दुरुस्त करार दी गई, वो भी 26वीं आईनी तरमीम का मकसद था। ये तरमीम करने वाले अब शादियाने बजाएं या अपने सर शर्म से झुकाएं, मैं नहीं जानता कि उनके दिलों में इस वक्त क्या कैफियत है। लेकिन जिसने इस 26वीं आईनी तरमीम का साथ दिया, उसने पाकिस्तान के आईनी और कानूनी निज़ाम, बल्कि पाकिस्तान में शराफत के निज़ाम पर हमला किया। सर, खान साहब को या जमात को कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई नई ऑफर आई है, इसलिए कि अब फिर मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई चीज़ है टेबल पे? नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम अपनी बात करेंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर शहर में, हर गांव में हम अपनी बात करेंगे और कोई हमसे बात करना चाहे तो आइन और कानून के हवाले से हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। पर आप समझते हैं सर कि इस वक्त खान साहब की रिहाई का मामला हो, इसलिए कि आज फिर उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया, वो आप अदालतों के जरिए मौजूदा सिचुएशन के अंदर रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं लीगली? देखिए, मैं तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तसलसल से कह रहा हूँ कि हमें अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने लोगों के मुकदमे, खान साहब के मुकदमे अदालतों ही में लड़ेंगे। लेकिन जो अदालत से बाहर हमारी जद्दोजहद है वो बहरहाल जारी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जो एक फ़रेब पर मबनी निज़ाम है ये बिल्कुल पाश पाश होगा और इसको इस हकीकत को मानना होगा कि इसने पाकिस्तान के अवाम को धुतकारा है, पाकिस्तान के अवाम के लीडर को नाहक जेल में रखा है और उनको बाहर निकाले बगैर, आज़ाद किए बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, वकला का किरदार आप यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए कि वकला तहरीक का भी जिक्र होता है, तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े बड़े वकला हैं, आप भी उनमें शामिल हैं। आपको लगता है कि कोई पैरेलल कोई तहरीक अदलिया के अंदर भी, बार्स के अंदर भी शुरू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक बड़ा कट इस हवाले से चंद दिनों में होने वाला है और उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, ये वकला को भी लड़ना है और ये सहाफ़ियों को लड़ना है, हर एक को ये मुकदमा लड़ना है, क्योंकि ये कोई पीटीआई का मुकदमा नहीं है, ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में शराफत की बका का, इंसानी खुददारी की बका का मुकदमा है। तो हम समझते हैं कि वकला भी ज़रूर हमारे साथ निकलेंगे, अगरचे वहाँ भी निफाक पैदा करने की कोशिश की गई है, कुछ को ग्रांट्स दी गई हैं, कुछ को ओहदे दिए गए हैं, नौकरियां बांटी गई हैं, ये सब कुछ किया गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वकला बिलाखिर सही फैसला करेंगे और आइन और कानून के लिए ज़रूर बाहर निकलेंगे। अच्छा सर, मौजूदा हुक्मरान भी हाइब्रिड निज़ाम की बात करते थे, बहुत तनकीद करते थे आपकी जमात के ऊपर। कल अगर आपकी हुकूमत आती है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही असूली मौक़िफ़ आपका हुकूमत के अंदर भी होगा? बिल्कुल, इमरान खान साहब इस हवाले से बिल्कुल वाज़े हैं, दो टोक हैं। ये कहना कि हम किसी को निकाल कर उस हाइब्रिड निज़ाम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, बेवकूफ़ाना बात है। अगर ऐसा होता तो खान साहब बहुत पहले बाहर होते। उन्होंने मुसलसल इस बात को रद्द किया है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में देख लिया है कि किस तरह लाचार और बेबस कर दिया जाता है जमहूरियत को इस किस्म के निज़ाम में। ये निज़ाम हरगिज़ जमहूरी नहीं है, ये अवाम की नफ़ी पर मबनी निज़ाम है। हम हरगिज़ इसका हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। हमें जमहूरियत चाहिए। हम तमाम इदारों को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, आइन की हदूद में हम चाहते हैं तमाम इदारे काम करें। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात PTI है जो हर सूबे में मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और साथ साथ आज़ाद कश्मीर
और गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान की इस्तेहकाम की ज़मानत जमात है। लिहाजा जब तक इस मुल्क में सही जमहूरियत नहीं होगी, ये मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहेगा। अच्छा सर, अब हुकूमती दोस्त ये भी कह रहे हैं कि अदालत के फैसले के बाद मखसूस सीटों वाला जो फैसला है, आप लोगों की जो जमात है वो आज़ाद हो गए हैं, सब वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। तो क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या अली अमीन साहब की हुकूमत को गिराने की जो बातें हो रही हैं, उस हवाले से कोई तशवीश है जमात के अंदर? देखिए, अली अमीन साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज फेंका है। उन्होंने कहा कोई इदारा, कोई जमात अपना शौक पूरा कर ले। हमारे अरकान, हमारे मेंबरान इमरान खान के पीछे मुत्तहद खड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम उनको नहीं बख्शेगी और ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी। जहाँ तक आज़ाद होने का ताल्लुक है, देखिए वो PTI के अरकान हैं और अपनी वो PTI की शमूलियत के हवाले से एफिडेविट दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन को। PTI उनको तस्लीम कर चुकी है कि वो PTI के अरकान हैं, उनको किसी सूरत आज़ाद तस्वर नहीं किया जा सकता। अच्छा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती वाला मामला है सर, उसके ऊपर जमात में कोई मुशावरत हो रही है? हुकूमत को एंगेज किया जा रहा है? देखिए, ये मामला तो जनवरी में होना चाहिए था। इस हवाले से एक ख़त आया था वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ साहब का। उसका जवाब उमर अयूब साहब ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन दे दिया है और अब एक मुशावरत का वो कहते हैं एक दौर है। उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होगी जो फैसला करेगी कि नए अरकान इलेक्शन कमीशन के और नया चेयरमैन कौन होगा। तो हम मुंतज़र हैं, लेकिन देखिए इस निज़ाम में कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए। 26वीं आइनी तरमीम ने कह दिया कि अगर इनकी ओहदे की मियाद ख़त्म होने के बाद भी तैनाती नहीं होती तो ये काम करते रहेंगे। तो उनको तो बहुत खुशी है इस निज़ाम से, इस इलेक्शन कमीशन से। तो हुकूमत की तरफ से कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम इसरार करते रहेंगे। अच्छा सर, पंजाब में आपके 26 अरकान को डी सीट करने वाला मामला भी हुकूमत की तरफ से सामने आया। आप समझते हैं कि लीगली उनको डी सीट किया जा सकता है एहतजाज करने पे? नहीं किया जा सकता। देखिए, इस वक्त इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। इस वक्त तो ख्वाहिशात जो हैं उनको आप कानून समझ लीजिए। खान साहब ने बड़ी वजाहत से कल जो अडयाला में गुफ्तगू की अपनी बहनों से, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे कितनी सीटें ये छीन लेते हैं, नहीं छीनते। अब ये मामला पाकिस्तान के अवाम का है। पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ खड़ी है, वो इस तमाम ढकोसले को देख रही है। उनके दिलों में जो जज्बात हैं वो ज़ाहिर होते हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के साथ क्या हो रहा है। हमें ये मखसूस नशस्तें दें ना दें, हमारे कुछ और अरकान को नाअहल करार दे दें, ये तमाम मामलात अब गैर अहम हो चुके हैं, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की आवाम ने लड़नी है। सर, आप मायूस हो जाते हैं कभी कभी कि ये सारे मामलात जिस तरह आप कह रहे हैं कि ना आईन है, कानून है, बस ख्वाहिशात पे चीज़ें चल रही हैं, तो कभी कभी तो इंसान मायूस भी तो हो जाता है फिर? नहीं, देखिए मायूसी कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो एक फरार की कैफियत होगी ना। अब जब हम खड़े हुए हैं इस काम के लिए और जब हमने तहैया किया है कि ये पाकिस्तान की जंग है, ये आपके और मेरी खुददारी की जंग है। अगर मेरे वोट को रद्द किया जाता है तो मेरे वजूद को रद्द किया जाता है। तो कैसे मैं अपने वजूद से भाग जाऊं, कैसे मैं आपके वजूद को तस्लीम ना करूं? तो ये जंग आपको और मुझे, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को लड़नी है। तो ये जंग इंशाअल्लाह लड़ी जाएगी और कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। फतह हमारा मुकद्दर है। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हुआ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से अब कुछ आवाज़ें आ रही हैं, खुसूसन वो लीडरान जो जेल के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों, इस्टेब्लिशमेंट से भी हों, लेकिन जो हुकूमत वक्त है उसके साथ भी हों। आपको लगता है कि अब मुज़ाकरात हुकूमत वक्त से हो सकते हैं? आपको तो पता है कि पाकिस्तान की जो सियासी मारूली सूरत हाल है वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसको समझने के लिए या उससे नफरत आजमा होने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मतलब इमरान खान साहब और सेशन के झगड़े पहली दफा तो नहीं हुआ, इस तरह का माहौल पहली दफा तो नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल है कि 70 साल की तारीख पाकिस्तान की पढ़ लेते और फिर अपना बेहतरीन दिमाग, अपने जो अच्छे दिमाग वाले साथी हैं, तो वो ऐसी सियासी हिकमत अमली बनाते कि जिसमें से वो इससे ऐसे निकलते कि देखिए अब क्राइसिस क्या है। एक तरफ अवामी आवाज है,
ये बात हर कोई कह रहे हैं, इमरान खान साहब के मेरे जैसे मुखालिफ भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर सियासी जो कुव्वत है उनके पास है, सियासी जो असर सूख है, एक इतना बड़ा अवामी जो उनके पास हमायत हासिल है। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। फातिमा जिन्ना के पास इससे ज्यादा थी, भुट्टो साहब के पास इससे ज्यादा थी, नवाज शरीफ साहब जो थे 2007 से लेकर 2021 तक इमरान खान साहब की मौजूदगी में नंबर 1 भी थे, नंबर 2 भी थे, नंबर 3 भी थे, नंबर 4 भी थे। मुझे खुद हकीकत में चकरा जाता था, लोग कहते थे कि जब मुझे ये सजेशन के लोग कहते थे कि नवाज शरीफ पे कांटा नहीं आएगा, मैं कहता हूँ कैसे करेंगे, वो कहेंगे उसी ना करेंगे जितना होता रहता है। पर नवाज शरीफ हिस्ट्री, वो अभी भी हिस्ट्री है। तो जब ये सारी मौजूद है तो लाएअमल ऐसा बनाए तरीके साहब वाले। मैं तो खुदा गवाह कि आज ट्वीट किया, मैं मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग करना क्या चाहते हो। इमरान खान साहब खुद उनको ये सहूलत हासिल है कि सियासत के अंदर वो बिल्कुल उनकी जो कैपेसिटी है वो 0/0 है, वो सियासी नाबल्द है। और उनको इस बात का पता नहीं, उनकी है क्वालिटीज बड़ी, अल्लाह ने जो आगे इतनी बड़ी सहायता है तो उनकी कुछ क्वालिटीज होंगी जो लीडरों के अंदर चाहिए होंगी, जो उनमें मौजूद है। लेकिन उन लीडरों को फिर उसके बाद उसको एक अमली जामा पहनाना होता है। मैं कितने अरसे से तहरीक इंसाफ के जो मेरे करीब लोग हैं, इनको 10 अप्रैल 2022 से नहीं मिलेंगे। अब आपके कमाल आपके क्या आप इलेक्शन ले लें, ठीक। अब आप इन्होंने ये किसी और तरफ लग चल पड़े कि हमने, और वो भी किसी का एजेंडा था अंदर खाते हुए का लेके, और में बगावत हो जाएगी, फिर वो ये हो जाएगा। फिर खान साहब की तकरीरें मैंने अच्छा नियाजी साहब मेरे साथ है। सर तहरीके इंसाफ की जरूरत तो है मुज़ाकरात, लेकिन दूसरी तरफ भी तो प्रेशर है ना। आप फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सारी हिस्ट्री हमारे सामने है। लेकिन इस दफा तो हिस्ट्री टिकटॉक के ऊपर लिखी जा रही है, इस दफा तो हिस्ट्री यूट्यूब पे नजर आ रही है। तो प्रेशर तो दूसरी साइड पे भी है। अगर मामला सेटल ना हुए तो ये चीजें तो हमेशा रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी और डिजिटली मौजूद भी रहेंगी। अगर तो ये आपने सवाल इसलिए किया है कि आप इसके बारे में जो एक तहरीक इंसाफ का एक नुक्ता नजर उसको सामने रख के उनकी तरफ से सवाल किए, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँ कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप जैसे बंदे को पता है कि टिकटॉक जो है, यकीनन एक इससे शुरू में समझा जाता था कि इसका कोई जरूर कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन जब आपने बेहतरीन मौका था। अब मैं ये बात इसमें कहने को बात नहीं कि 28 नवंबर 2022 से लेके और 9 मई 2023 तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पे, जो नया भी चीफ बने अभी वो संभल नहीं पा रहे थे, पुरानी अपॉइंटमेंट हुई थी, क्या कुछ नहीं था इमरान खान साहब के फेवर में। और ये टिकटॉक या जो हजूम था इसके अंदर 90% इमरान खान साहब के लिए जज्बात थे और 10% उनका पैसा कमाने का अपना एजेंडा था। अब ये उल्ट हो गया। लेकिन अगर वो जब उस वक्त जब आप कुछ ही बिगाड़ सके, तो आप 10 मई के बाद वाले पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनको ईरान जो इजराइल अमेरिका ईरान जंग है वो भी उनको रेलेवेंट बना के चली गई है, और ये चीजें अभी तक हरी भरी हैं। सर अब अगेन एक एहतजाज की बात की जा रही है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कोई इमरान खान साहब को नई ऑफर की जाएगी। चौधरी निसार साहब से भी इसीलिए मुलाकात हुई कि शायद चौधरी निसार साहब जाके मिलेंगे खान साहब से। आपको ये मुमकिनात में से लगता है या फिर ये सिर्फ रूमर्स हैं? अतर मेरी जान, मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई रेलेवेंस नजर नहीं आती। तो निसार बिल्कुल और एक चीज है, उनको वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे थे, मेरी उनसे बहुत लंबी एसोसिएशन है। वो एक बहुत कमाल के आदमी है, पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत बड़ा नाम है। लेकिन एक अरसे से वो जो एक रवैया बना के बैठे थे, उनका खास स्टाइल है। और वो जब आएंगे तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत को फोर्टिफाई करने के लिए ला रही है। इमरान खान साहब के बारे में मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। ये हम जो बंदा बाहर बैठा है सड़सठ से, वो कहते हैं सही, वो लोग कह रहे हैं सही नहीं है। लेकिन सड़सठ के अंदर बैठे लोग जो है वो ये जब सोच रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि राइटली सोच रहे हैं कि यार उन हालात जो अभी मैंने जिक्र किया उस वक्त हमारा कुछ ही बिगाड़ सके, अब ये हमारा क्या पुट ले। ठीक, अब इस कैफियत में मैं बता रहा हूँ बार बार तरीके सवालों को कि हजूर आप अपने जितने एडवांटेजेस थे
जितनी आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप लूज कर बैठे हैं। इमरान खान साहब को एक पैटर्न अडॉप्ट करना था। आज भी देख लें कि 5-7 साल स्पेस देनी होगी। नवाज शरीफ को 2017 के अंदर नायल करा देने के अंदर पार्टी सदर से, और चलो जो भी अभी भी मेरे नजदीक तो टेक्निकल अभी बाहर है, लेकिन जो कुछ हुआ 2023 में आके उनको 7 साल बाद जो है पार्टी से ज्यादा दोबारा मिली। 2023 में आके उनको तकरीरें करने की इजाजत मिली। तो ये बात है, इससे पहले भी सारों के साथ ये अच्छा सर, तो आपने रख के ग्राउंड रियलिटी अपनी प्लानिंग करे, खुदा के वास्ते खर्च हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से किस्सा पारीना ना बन जाए 2-4 साल के बाद। अच्छा सर, आपने इमरान खान साहब की सियासत को बड़े करीब से देखा है और आप उसको समझते भी हैं सियासत को। आपको लगता है कि इमरान खान साहब 5-6 साल चुप करके बैठ जाएंगे, जिस तरह मियाँ साहब खामोश हो गए थे, मामलात हल हो गए थे, कोई पेपर पे वो लिख के दे देंगे, कोई माफ़ीनामा हो जाएगा? आप एज एन आउटसाइडर जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ये चीज़ अचीव कर लेगी? देखो, लिख के दे ना दे, सेशनी क्या मुश्किल है, वो दोबारा अंदर कर देंगे। ठीक। देखो क्या नहीं हुआ, जब इमरान खान साहब पे गोली चली और ऐसे वक्त में जबकि वो लोगों को बाहर निकाल चुके थे, उनका वर्कर सड़कों पे था और 6-7 महीनों से सड़कों पे था। यानी कि 15 अप्रैल पहला जलसा उन्होंने किया, उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म से मालूम होने के बाद शावर में, और उसके बाद 3 नवंबर को गोली लगी, उसमें 20 इलेक्शन में जीते। इतने जलसे किए, इतनी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी बंदे इतनी कैंपेन नहीं चलाई। एक खतरनाक घेरियत है। ये नहीं कि उनकी सपोर्ट नहीं थी, मैं अब बिल्कुल ये एंगल ना ले, लेकिन कहीं सोचे तो सही ना तरीके इंसाफ वाले। मैंने तो नहीं सोचा, अतर ने तो नहीं सोचना, और खुदा के बाद समझे भी ये होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? लोग क्यों नहीं निकले उस रात जब इमरान खान साहब की गोली चली है? पाकिस्तान में क्यों नहीं एक पत्ता गिरा, किसी कान में जू नहीं रही? ये वो चीज, इसका मतलब है कि किसी जगह हिकमत अमली में सुकम है, किसी जगह पे उस स्पोर्ट है, अब पावर बेस है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा। अच्छा, आखिरी बात है जो आपने सवाल नहीं किया, लेकिन मैं नहीं वो सुनते जाए जी। इस वक्त अंदर क्राइसिस इमरान खान का नहीं है, क्राइसिस उन लोगों का जो इमरान खान साहब के बाहर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो उनको कोई लवाहिकीन है, चाहे पार्टी लीडर। ठीक है। अच्छा, आखिर में वो इस वक्त अपनी लीडरी एंजॉय कर रहे हैं और उनके पास इस वक्त इतना बड़ा स्पेस है। मैं खुद कैमरा के आगे आता हूँ, आप कैमरा के आदमी है, आपको पता है कि कितनी है कि जहां आप किसी बुक शॉप पे जाए तो आपको कहते हैं यतर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, ये इतना आपको एक नफसियाती तौर पर किसी और जो है ट्रायल में ले जाते हैं। ठीक है। अब ये लोग जिनका कोई तजर्बा नहीं था, ये आगे कैमरा सारे के सारे, और इमरान खान साहब की सियासत से बाहर आना किसी को वारा नहीं खाता। ठीक है। ये मैं नहीं कह कुछ साजिश कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट, बट ये एक ऐसी हकीकत है जो पहले भी थी, लोगों के साथ हुई है और इनके साथ हुई है, और फिर आपके साथ लोग ठीक है। अच्छा सर, मुझे ब्रीफली आखिर में बताइएगा कि हुकूमत का चैलेंज आपको क्या नजर आता है? डिलीवरी में नाकामी, तो ये डिलीवर नहीं कर सके माशी तौर पे, कोई चैलेंज हुकूमत का भी तो होगा इस सारे मामले में? हुकूमत जी, मेरा ख्याल है कि कोई इशू नहीं है इस वक्त। हुकूमत से ज्यादा ये आपने देखना है कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वो कहाँ खड़े हैं। आया उनकी 2% इज्जत बढ़ी है या 2% इज्जत घटी है, टू से द लीस्ट। ठीक है। हुकूमत जो है बिल्कुल इररिलेवेंट है, कोई बंदा डिस्कस नहीं करता, ना आप करते हैं ना मैं करता हूँ। ये तजिया औकात है। हुकूमत जो है वो, अगर अयूब खान ने तरक्याती जश्न मनाया और लोगों ने धक्के देके निकाला, वो मुशर्रफ ने इतनी तरक्याती काम किया, इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया, परवेज इलाही साहब ने क्या कुछ नहीं किया, और 2008 के इलेक्शन में काफ लीकेज देख ले, और 2009 के अंदर जून जुलाई में किस वो कहता है कि बड़े बेआबरू के तेरे पीछे सामने के किस बेजोत का निकला। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये हुकूमत जो है इशू नहीं है, इनको चाहे ये आसमान से तारे तोड़ लाए, इनकी सियासी जो स्टॉक्स नहीं बेहतर होंगे, चले, लेकिन इस वक्त तो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। हसनात, फैसला आ गया और अमल दरामद भी शुरू हो गया। ये वही इलेक्शन कमीशन है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। पिछली दफ़ा जब फैसला आया था तो अमल दरामद उस तरह नहीं हुआ, अब शुरू हो गया अमल दरामद।
देखिए, ये तो बिल्कुल 90 दिन के अंदर इंतखाबात का जब बात आई तो कहा गया ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, अमल दरामद कैसे करें। तो अब देखें कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो नहीं है अवेलेबल, हमारी इतला के मुताबिक तो नहीं मिला अभी वो तक। जो 12 जज साहिबान ने साइन कर, जी, जो 12 जो दो जज- इन्होंने भी पीटीआई वालों ने भी मांगा है कि जी, हमें लेकिन दिया 10 जजेस ने क्योंकि मेजॉरिटी ने साइन किया हुआ है, तो वो ही ऑर्डर जो है वो बना के फैसले पे अमल दरामद भी हो गया है। अब तकसीम भी हो गई है सारी 78 सीटों की, तो कंप्लीट जस्टिस जो है वो हो गया है। अब अच्छा, ये जो अदलिया के मामलात हैं, गुज़िश्ता 1.5-2 सालों के दौरान हमने देखा कि बहरान की सी कैफियत रही। अब 26वीं आईनी तरमीम, इस फैसले के बाद, आईनी बेंच के मुतहरक होने के बाद मामलात आपको अदालत के अंदर सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं या वो बहरान की सी कैफियत अभी भी है? देखें, अब तो बड़ा वाज़ेह हो गया है। जो आईनी बेंच के जजेस हैं उनका बज़ाहिर ये लगता है कि उनका ये है कि ये निज़ाम की बका उनकी बका है। ये निज़ाम तकड़ा होगा, वो भी तकड़े होंगे। वो जिस हद तक चले गए हैं, 3 जो फैसले उन्होंने किए हैं, उससे वाज़ेह उनका पैगाम है। उन्होंने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कंडीशनली अलाउ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की पिटीशन में जो रिलीफ था वो नहीं, उन्होंने ट्रांसफ़र को इंडोर्स किया। तीसरा रिज़र्व सीट का मामला, अब वो पीछे नहीं देखेंगे और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको भी अंदाज़ा है कि जो 27वीं तरमीम होगी उसमें क्या उनके लिए चीज़ें होंगी। आईनी अदालत बनेगी तो क्या यही सारे जज आईनी अदालत में चले जाएंगे? क्या रिटायरमेंट एज जो है वो 65 से 70 होगी? ये चीज़ें अब अनकरीब आ जाएंगी। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये जो आईनी बेंच है ये मेरा ख्याल है सिस्टम के साथ अब जुड़ गया है। इस सिस्टम को पहले भी उन्होंने मजबूत की। पर ये जो आईनी बेंच जब बन रहा था, सारी तरमीम हो रही थी, एक कहा जा रहा था कि जी बहुत सारे पेंडिंग मुकदमात हैं, तो आप वहाँ पे कवर करते हैं, क्या वो पेंडिंग मुकदमात कम हो गए हैं इस आईनी बेंच के आने के बाद? देखें, अब तो सुप्रीम कोर्ट को भर दिया गया है, 25 जज इस वक्त काम कर रहे हैं और तनख्वाहें भी काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। पेंडेंसी 2-3 हज़ार कम हुई है, लेकिन क्या सब्सटेंटिव जस्टिस जिसे कहते हैं वो हुआ है? जो आइन की इंटरप्रिटेशन क्या हुई? आइनी बेंच का काम तो ये था कि आइन की तशरीह करना। 2-3 रिपोर्टेड जजमेंट आई हैं, उनमें भी शार्ट ऑर्डर आए हैं, अभी तक डिटेल रीज़न नहीं आई। इसके अलावा कोई काम आइनी बेंच ने कोई ऐसा नहीं किया, कोई जुरिस्प्रूडेंस ऐसा वाल्व नहीं की। तो इनकी परफॉर्मेंस तो बज़ाहिर ये लग रही है कि हुकूमत के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अगर जुरिस्प्रूडेंस वाइज देखा जाए और अगर कानून के तालिब इल्म के तौर पे देखा जाए तो फिर मायूसी होगी कि कोई लॉ डेवलप नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहब की तैनाती हो गई, उसके ऊपर क्या मूड है? वो जो दीगर जज साहिबान हैं उनका मुकदमा भी पेंडिंग है, अगेन मंसूर अली शाह साहब भी सीनियरिटी के प्रिंसिपल की फिर बात कर रहे हैं, तो ये मामला सेटल हो गया है या अभी ये लिंगर करेगा? देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील तो पेंडिंग है। अब ये जो मामला था डोगर साहब का, ये मामला जजेस के दरमियान था। कल इतलात भी ये थी कि याहिया अफरीदी साहब ने बहुत कोशिश की कन्विंस करने की हुकूमती मेम्बरान को, क्योंकि जुडिशरी तो मिनॉरिटी में है और वो इल्तिजा ही कर सकते थे, चीफ जस्टिस साहब रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि जी मियां गुल हसन को चीफ जस्टिस बना दें। सिस्टम के लिए यानी सब के लिए एक्सेप्टेबल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वर्किंग ठीक चलेगी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और हुकूमत ने वोट से उनको बना दिया। इवन जो याहिया अफरीदी साहब हैं कि सिटिंग जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हुकूमत ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बल्कि उनके जो ब्रदर जज हैं अमीरुद्दीन खान साहब, उन्होंने ही उनको नहीं उनकी बात मानी और अगर वो कन्विंस करना होता तो वो उनको करते। अच्छा, ये हम एक बहुत बड़ा तजाद नहीं देख रहे कहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब जैसे चीफ जस्टिस के वो सब कुछ कंट्रोल करते थे, अब हालत ये है कि आप ये कहते हैं कि बहुत सारे फैसलों में इवन के जजेस की तैनाती में भी चीफ जस्टिस को इग्नोर भी कर दिया जाता है। देखें, चीफ जस्टिस से 2-3 दफ़ा हमने पूछा, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज को इग्नोर किया गया क्योंकि वो हुकूमत के हम ख्याल नहीं थे, उनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लाया गया। तो मैंने उनसे जब पूछा कि ये क्या वजह है, तो उन्होंने ये कहा कि जी काश अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर बैठे होते तो हम उनको एक फाइनेस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ले आते। तो ये उनकी बेबसी है, वो कहते हैं कि हर जगह, लेकिन दूसरी तरफ ये भी व्यू है कि नहीं, वो सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। तो ये बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया, जब क्यों उन्होंने ट्रांसफ़र इंडोर्स किया? अगर वो कहते उनको नहीं पता था कि सरफराज डोगर साहब को क्यों लाया जा रहा है, क्या मकसद क्या था, और आमिर फारूक साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन 6-7 से हुई है, उनका वोट बड़ा कीमती था, वो रोक देते, वो कहते कि नहीं, जब तक मामला सेटल नहीं होता आमिर फारूक साहब वहीं रहे। तो जहां उनके वोट की ज़रूरत होती है वो करते हैं, लेकिन वो एक गैलरी प्ले करें या जो भी,
वो क्योंकि उनकी ख्वाहिश तो है, इसमें कोई शक नहीं कि मियां गुल हसन आए। फिर उनका बड़ा वाज़ेह पोजीशन है कि जी डोगर साहब की जो ट्रांसफ़र होके आए हैं उनकी सीनियरिटी वो बॉटम लाइन पे उनको आना है, वो क्योंकि सिस्टम के बेनिफिशरी है। अच्छा, आप अरसे दराज से सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को कवर कर रहे हैं, ब्रीफली आखिर में बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस आपने जिक्र किया कि 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से एक मोजेस जज साहब आए, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, आइनी बेंच बन गया, हाई कोर्ट में मामला जिस तरह चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ये रूटीन की चीज़ें हैं या आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, इस तरह के हालात को? देखिए, पहले भी होता, छोटी मोटी मनूवरिंग जुडिशरी के अंदर होती थी। जजेस जो चीफ जस्टिस साहबान थे उनकी ख्वाहिशात थी कि जी हमारे हम ख्याल जजेस हम ऐसे लाएं जो आगे फ्यूचर की प्लानिंग हो, 10 साल की, 8 साल की। साकिब निसार ने भी की, उमर अता बंदयाल साहब भी कुछ जजेस को लाए, लेकिन वो चीज़ें निज़ाम तो बिल्कुल चेंज हो गया। अब भी ये प्लानिंग, अब लेकिन मसला ये है कि ड्राइविंग सीट पे एग्जेक्टिव है और उनके साथ तकरीबन जो इस वक्त मेन जो अदलिया के फेस हैं वो 9 जजेस हैं जो इस वक्त पूरा 26वीं तरमीम के बाद पूरी इस अदलिया को चला रहे हैं। एक आइनी बेंच की 3 जजेस जो कमेटी के जजेस हैं सीनियर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर, चौथे चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही अफरीदी हैं और 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं। ये 9 जजेस जो हैं और इनमें से एक भी जज नहीं है जो मौजूदा निज़ाम को क्वेश्चन करे और कोई हुकूमत को किसी मामले में परेशानी हो। तो ये हुकूमत के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि ये, और हुकूमत ने इस वक्त देखें, अगर आप जज पेशावर हाई कोर्ट में जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया, सीनियर कहीं कोई ख़तरा ना हो, परेशानी ना डाले। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी यही किया। लाहौर हाई कोर्ट में उनके लिए मसला नहीं है, जो आलिया नीलम साहब हैं, डिस्पाइट दैट कि जुडिशरी चाह रही है कि उनको ऊपर लाए, लेकिन हुकूमत उनको लाना ही नहीं चाह रही, वोट ही नहीं देती और इस वजह से वो वहाँ हैं। तो पूरा निज़ाम जो है एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल है और फिर उनके साथ जो जजेस, जैसे मैंने बताया ये 9 जजेस, तो ये भी हर मामले में उनके साथ देते हैं और फिर आखिर में बात हुकूमत ये करती है, देखें जी हम क्या, ये तो सबको जुडिशरी ट्रांसफर की बात होती है तो वो कहते हैं जी ये जजेस राजी ना होते तो ट्रांसफर ना होती। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया असनाद साहब, आपका भी शुक्रिया अपने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।